हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन बुक की, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की, जिसका नाम है आनंद मठ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको हम वन शॉट में देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट ये रहने वाली है और सभी यूजी कोर्सेज के लिए ये बुक रहती है। और सेमेस्टर 1 के हो, 2 के हो या 3, 4, 5, 6 किसी के भी हो, ये सभी सेमेस्टर में ये बुक होती है, क्योंकि एक वीएसी सब्जेक्ट है। ये ध्यान आपको रखना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट रहेगी, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें इस यूनिट के इंट्रोडक्शन की, देखो भाई, ये जो स्टोरी है ना, बेसिकली ये बेस्ड है सन्यासी रिवोल्ट पर, जो कि ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स हो गए, मुस्लिम रूलर्स हो गए, है ना, उनके बारे में बताती है। उनके अगेंस्ट जो है सन्यासी रिवोल्ट यानी सन्यासी विद्रोह के बारे में बेसिकली ये जो आनंद मठ आपकी यूनिट है ये बताती है। ये ध्यान रखना है भाई, जो आनंद मठ है ना, सबसे पहले पब्लिश हुई थी एज अ मैगजीन के फॉर्म में, जो कि बंग दर्शन के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। और बंग दर्शन बेसिकली लिटरेरी मैगजीन है, ठीक है भाई। जिसको को फाउंड किसने करा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने करा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही यहाँ पर जो है इसको को फाउंड करा था। समझ आया आपको। बाद में जो है 1882 के अंदर एज अ बुक पब्लिश्ड होती है आनंद मठ। और जो नोवेल है, यहाँ पर जिस जगह की बात करी गई है, जहाँ पर ये रिवोल्ट की बात करी गई है, वो कौन सी जगह है? बीरभूम जगह है, जो कि एक मेनली फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना। समझ आ रहा है भाई आपको। आगे बात करें, इट इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल नोवेल अबाउट नेशनलिज्म। तो इसको जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको नेशनलिज्म के बारे में पता चलेगा कि भाई नेशनलिज्म क्या है ना, ठीक है। तो नेशनलिज्म के बारे में ये नोवेल है बेसिकली। लेकिन सबसे पहले ना, पहले के टाइम पे ये जो नोवेल है, इसको हमेशा एक पॉलिटिकल नोवेल जो है कंसिडर करा जाता था नेशनलिज्म के बारे में। और इट शोज द सन्यासी रेबेलियन अगेंस्ट मुस्लिम रूलर्स एंड ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स। तो इनके अगेंस्ट में जो है सन्यासी रेबेलियन चल रहा था, सन्यासी विद्रोह चल रहा था, जो कि हमें ये यूनिट, ये बुक जो है दिखाती है। एंड द नोवेल ऑल्सो शोज द सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन, ठीक है ना भाई, कि लोग किस प्रकार से सफ़र कर रहे थे जब सूखा पड़ रखा था, अकाल पड़ रखा था, भुखमरी पड़ रखी थी, ठीक है, बंगाल में फेमाइन चल रहा था, ठीक है भाई। तो उस टाइम पे किस प्रकार से लोग सफ़र कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे भी जो ये ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर हैं, इनको छोड़ नहीं रहे थे। फिर भी इनको जो है भाई अपना टैक्स चाहिए, फसल हो नहीं रही है ना, और लेकिन टैक्स इनको प्रॉपर चाहिए। तो मतलब इतना अत्याचार ये सह नहीं पा रहे थे, तो लोग बहुत सफ़र कर रहे थे, ठीक है ना भाई। तो लोग अपनी जगह छोड़ छोड़ के भाई शहरों में दूसरे काम के लिए जा रहे थे। वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। और जो फेमस सॉन्ग है आप सुनते हो, वंदे मातरम, वो इसी नोवेल से आया है, ठीक है। समझ आ गया, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। मतलब कि जब आप ये यूनिट पढ़ोगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले भाई आप पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के बारे में समझोगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ वंदे मातरम आपको समझ आएगा। हिस्टोरिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आप स्टोरी में समझोगे। जेंडर इश्यूज भी आपको समझ आएगा इस नोवेल को पढ़ने के बाद। एंड रोल ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, जैसे फेमाइन हो गया, है ना, बाढ़ वगैरह आ जाती, तो ये क्या नेचुरल कैलेमिटी है, इसको हम रोक नहीं सकते, तो इसका रोल क्या रहता है। एंड कनेक्शन बिटवीन नोवेल एंड फिल्म एडेप्टेशन, कनेक्शन समझेंगे भाई नोवेल एंड फिल्म एडेप्टेशन के बीच में, ठीक है ना। ये अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। नोवेल के ख़त्म हो जाने के बाद आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द नोवेलिस्ट, जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। आगे चलो भाई। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना, इनका जन्म जो है 1838 में होता है, और 1894 में इनकी डेथ हो जाती है। जो कि एक बंगाली पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, एसेस्ट थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। और इनका एक फेमस राइटिंग है जिसको हम पैट्रियोटिक सॉन्ग बोलते हैं, जिसका नाम है वंदे मातरम, ठीक है। आपकी बुक में भाई वी की जगह यहाँ पे बी लगा रखा है, जो ये देख रहे हो ना आप, ये वंदे मातरम लिख रखा है, बट ये वंदे मातरम होगा। क्या होगा भाई? ये वंदे मातरम ये होगा, क्योंकि इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम। ही स्टडीड एट प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड रिसीव्ड BA डिग्री इन 1857, ठीक है। जब उस टाइम पे क्या चल रहा था आपको पता ही है, 1857 पे, ठीक है ना। एंड देन स्टडीड लॉ। तो भाई सबसे पहले इन्होंने भाई प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने BA की डिग्री ली 1857 में। उसके बाद इन्होंने क्या करा भाई, लॉ की पढ़ाई करी, ठीक है। समझ आ रहा है भाई आपको। आगे चले, ही स्टडीड एट प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो हो गया, ठीक है, रिपीट है। एंड ही वर्कड इन द गवर्नमेंट एज अ डिप्यूटी कलेक्टर एंड डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट एंड रिटायर्ड इन 1891। तो भाई इन्होंने डिप्यूटी कलेक्टर के फॉर्म में भी काम करा है,
एज अ पोस्ट पे, एंड डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट की फॉर्म पोस्ट पे भी इन्होंने काम किया है, और रिटायर हो जाती है 1891 में, ठीक है। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, इनको अक्सर जो है ना फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल कहा जाता है इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर कोई मॉडर्न नॉवल का जो फादर है ना वो कौन है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ही है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, अब ना यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं कि भाई बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला राजमोहन वाइफ, जो कि फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है इनका। उसके बाद दुर्गेश नंदिनी, है ना, लग रहा है ना बिल्कुल बंगाली नाम, है ना, दुर्गेश नंदिनी, जो कि 1865 में बेसिकली ये लिखा गया था, जो कि पहली बंगाली नोवेल है ये। एंड उसके बाद कपाल कुंदाला, तो ये 1866 में लिखी गई थी। एंड मिरिनालिनी, जो कि 1869 में लिखी गई। आनंद मठ, जिसको हम पढ़ रहे हैं 1882 में, बताया मैंने आपको। एंड देवी चौधरानी 1884, एंड सीताराम 1886 में ये लिखी गई। ये इनके वर्क्स हैं किसके, बंकिम चंद्र चटर्जी के। एंड ही बिलीव्ड दैट रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन वॉज नेसेसरी टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। और भाई ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, इनका बिलीव था कि जो हिंदुइज्म है ना, इसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट है, ऐसा बंकिम चंद्र चटर्जी मानते थे। तो ये चाहते थे, ये सोचते थे, बिलीव करते थे कि इसे भाई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मतलब कुछ परिवर्तन, कुछ सुधार की ज़रूरत है, जिससे जो है ना ये जो हिंदुइज्म है ये और स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ये बन जाए। समझ आया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इनके थॉट थे, ये बिलीव करा करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं प्लॉट समरी ऑफ आनंद मठ, यानी कि प्रॉपर समरी आनंद मठ की क्या स्टोरी है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो स्टोरी है ना, ये लिखी गई है बंगाल फेमाइन के बारे में, जो कि 1770 के टाइम का था, ठीक है। जैसे प्लासिक का युद्ध हो जाता है उसके बाद ये स्टार्ट होता है। 1770 में जो बंगाल फेमाइन आया था, तो उसके आसपास जब सन्यासी रेबेलियन हो रहा था, तो उस टाइम पे ये आनंद मठ, मतलब उसी के बारे में आनंद मठ है। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे कौन कौन है, बेसिकली तो यहाँ पे महेंद्र और उनकी वाइफ कल्याणी है, और भी आगे जो सन्यासी वो भी इसमें करेक्ट स्टोरी में जुड़ते चले जाएंगे, जो कि मेन कैरेक्टर की तरह काम करेंगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको याद हो जाएगा। तो जो महेंद्र है ना, ये एक जमींदार है, ये क्या है, एक जमींदार है, ठीक है। और उसकी वाइफ है कल्याणी, और इनकी एक डॉटर भी है जिसका नाम है सुकुमारी। ये क्या करते हैं भाई, डिसाइड करते हैं अपने विलेज को छोड़ने को। इनके विलेज का नाम क्या है भाई, पदचिन्ह। क्या है भाई, पदचिन्ह क्या है, पदचिन्ह क्या है, बेसिकली इनके विलेज का नाम है। तो इसको यहाँ से जो है ये छोड़ने की बात करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फेमाइन, फेमाइन की वजह से छोड़ने की बात ये करते हैं, ठीक है भाई। कौन, महेंद्र और इसकी वाइफ कल्याणी और अपने डॉटर के साथ। अब आप ये सोचो भाई कि फेमाइन पड़ रहा है, जमींदार जो कि अमीर माने जाते हैं वो भी अपना क्या है बेसिकली घर बार छोड़ के कहीं और जा रहे हैं दूसरे काम की तलाश में। सही बात है। अब आप खुद सोचो ना, क्योंकि जो पेट भरता है वो अनाज वगैरह से भरता है, ठीक है। गहने वगैरह से आप कहाँ से कुछ अनाज वगैरह ले आओ, क्योंकि अनाज हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि फसल अच्छी हो ही नहीं पा रही है किसी की भी, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हैं। तो फिर भी दूसरे काम के पर्पज से जो है दूसरे शहर में जाने की कोशिश ये करते हैं, ठीक है ना। अब जब ये अपने गांव से निकलते, जिसका नाम है पदचिन्ह, और नाम याद रखना, ठीक है भाई। तो जब ये निकलते हैं ना वहाँ से, तो उस जर्नी के टाइम पे जो महेंद्र और जो कल्याणी है ना, वो सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब अलग हो जाते हैं भाई, क्योंकि भाई आपने देखा होगा, आपने देखा मतलब क्या होगा कि जो ये ब्रिटिश रेबेलियन है ना, मतलब ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स हो गए, तो ये ना हमला करने की सोचते हैं। इनको लगता है कि जो ये महेंद्र है ना, ये बेसिकली सन्यासी है, ये क्या है, सन्यासी है। जो सन्यासी विद्रोह कर रहे हैं, सन्यासी रेबल कर रहे हैं, तो उन्हीं में से महेंद्र भी जो है उन्हीं का पार्ट है। तो इसी चक्कर में क्या करते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हो जाता है, अपनी जर्नी के टाइम पे अलग हो जाते हैं। तो महेंद्र अलग हो जाता है, और कल्याणी और जो उसकी डॉटर है सुकुमारी, ये भी कल्याणी के साथ रहती है, ध्यान रखना। अब कल्याणी रन्स थ्रू द फॉरेस्ट विद हर चाइल्ड टू एस्केप रॉबर्स। सही बात है। अब भाई जो कल्याणी है ना, भागती है अपने बच्ची के साथ, ठीक है ना, अपनी डॉटर के साथ, रोबर से बचने के लिए। और बाद में क्या हो जाता है भाई, रिवर के पास बेहोश हो जाती है, पेंट्स हो जाती है। अब भाई रिवर के पास बेहोश हो जाती है। अब देखो महेंद्र को तो वो ले गए, है ना, कल्याणी बेचारी रोबर से बचते बचते क्या हो गई, बेहोश हो गई नदी के पास अपनी डॉटर के साथ। आगे सुनो। अब जो महात्मा सत्य है, जो कि एक सन्यासी है,
ठीक है, ध्यान रखना है भाई नाम। रेस्क्यूजर, तो सन्यासी, जो सन्यासी विद्रोह कर रहे थे तो उन्हीं में से एक सन्यासी है महात्मा सत्य, जो कि जो कल्याणी है ना महेंद्र की वाइफ, उसको रेस्क्यू कर लेता है, ठीक है ना। एंड मीनवाइल महेंद्र इज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स, बता चुका हूँ, बट लेटर एस्केप्स विद हेल्प ऑफ भवन एंड अदर सन्यासीज। अब जैसे ही सन्यासी जो इसको रेस्क्यू करता है तो पता चलता है कि जो महेंद्र है जो कि इस कल्याणी का पति है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये सन्यासी है, एक तो इसमें भवन नाम याद रखना, और एक बाकी जो अदर सन्यासी है उनकी हेल्प की मदद से जो ये महेंद्र है उसको कैप्चर कर लेता है, बचा के ले आता है, ठीक है भाई। अब सीइंग द सफरिंग ऑफ पीपल एंड ब्रेवरी ऑफ द सन्यासीज महेंद्र जॉइन्स द ब्रदरहुड, ठीक है भाई। ब्रदरहुड मतलब कि वो भी क्या बन जाता है, सन्यासी विद्रोह में जुड़ जाता है। बट इसके पीछे की एक और स्टोरी है, क्या है भाई, आपकी बुक में मतलब दे रखा, इतना दे रखा है क्या कि क्या होता है, जैसे कि जब इनको कैप्चर करके ले आते, सन्यासी बचा के ले आते हैं उन सोल्जर के हाथों से, ले आए बचा के, ठीक है। तो जो सन्यासी बोलते हैं महेंद्र को अपने भाई शामिल होने के लिए, सन्यासी बनने के लिए इसको बोलते हैं, बट जो ये महेंद्र ही मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बच्ची और अपनी पत्नी से बहुत प्यार रहता है कि भाई मैं इनको छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सन्यासी बनने के लिए आपको अपना गृहस्थ जीवन होता है ना, जब कुछ अपना जीवन होता है वो छोड़ना होता है, घर गृहस्थी छोड़नी होती है, आपको सन्यासी का जीवन जीना होता है। तो इसलिए क्या होता है, मना कर देता है, ठीक है। लेकिन जब दिखता है, किसको दिखता है, कल्याणी को। कहाँ गए भाई कल्याणी, जो कल्याणी है मैं उसको रेस्क्यू कर ले, जो कल्याणी है ना उसको दिखता है कि यार ये मेरी वजह से और मेरी डॉटर की वजह से ये एक अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा, अपने देश के लिए लड़ रहा। तो ये क्या करती है भाई, बाद में जाके जहर वगैरह खाने की कोशिश करती है, जिसे खा भी लेती है, ठीक है, अपनी डॉटर को भी खिला देती है और खुद भी खा लेती है। तो और जब ये महेंद्र देखता है तो भाई परेशान हो जाता है, यार मेरी बीवी और जो मेरे बच्चे वो तो मर गए। अब इसके बाद क्या होता है ना, अब वो भाई इसी टाइम पे फिर वो आ जाते हैं ब्रिटिश, जो सन्यासियों को रोक रहे थे वो ब्रिटिशर्स फिर से आ जाते हैं और इनको जो महेंद्र को फिर से उठा के ले जाते हैं, फिर से उठा के ले जाते हैं। और क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मर गई, मेरी बीवी भी मर गई और मेरी डॉटर भी मर गई, ठीक है, वाइफ एंड डॉटर दोनों मर गई। लेकिन बाद में फिर सन्यासी देखता है, बाद में फिर सन्यासी जाते हैं, उनको दिखता है कि यार दोनों तो जिंदा है अभी, तो दोनों को फिर से जो है बचाते हैं। कौन? ये सन्यासी बचाती हैं। और बाद में फिर से महेंद्र को जो है लेकर आते हैं, ठीक है, अपने पास बचा के ब्रिटिशों के हाथों से। जब बचा के लाए, अब जाके क्या, और ध्यान रखना है कल्याणी और उसकी डॉटर के बारे में ना, कल्याणी उसकी डॉटर के बारे में महेंद्र को बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो जिंदा है, और कल्याणी और उसकी डॉटर को ही छुपा दिया गया था। और महेंद्र को लगा वो तो मर ही गए हैं, अब मैं भी क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं भी क्या बनूंगा, सन्यासी बनूंगा और सन्यासी रेबेलियन का पार्ट रहूंगा और इन ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स के विरोध में मैं लड़ूंगा, ठीक है भाई, समझ आया। तो यह करता है इन ब्रदरहुड यानी कि इन सन्यासियों को ज्वाइन कर लेता है। अब आपको शायद कनेक्ट हुआ होगा, ऐसा क्यों, अब आगे सुनना भाई। ही इज गिवन द ड्यूटी ऑफ बिल्डिंग अ फोर्ट एंड मेकिंग वेपन्स एट पदचिन्ह। जैसे सन्यासियों का पार्ट बन गया ये भी, तो क्या हुआ भाई, इसको ड्यूटी दी गई क्या कि भाई फोर्ट बनाना है और वेपन्स बनाने हैं। कहाँ पर? अपने विलेज के अंदर, पदचिन्ह के अंदर, और पैसे वैसे की टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे सन्यासियों ने बोला, ठीक है ना भाई, बस तुमको अपना फोर्ट और वेपन बनाने हैं। कहाँ पर? पदचिन्ह, अपने विलेज के अंदर जहाँ से तुम आए हो। मान जाता है। अब यहाँ पर एक और करेक्टर की बात आएगी जिसका नाम है शांति। क्या भाई? जो कि जीवान की वाइफ है, जो कि क्या है, जीवान की वाइफ है। जीवान बेसिकली कौन है? ये सन्यासी है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। जीवान भी क्या है, सन्यासी है। शांति सन्यासी नहीं है बट काफी बहादुर है, ठीक है ना। अब ये देखना अब कैसे ज्वाइन करेगी सन्यासियों को। एक ध्यान रखना, ये सन्यासियों में कभी भी जो फीमेल है ना वो ज्वाइन नहीं कर सकती है। लेकिन अब ये तो शांति, अब ये क्या करेगी ना, एज अ मैन के तौर पर ज्वाइन करेगी। तो कैसे? तो शांति ज्वाइंस द सन्यासी ग्रुप डिस्गस्ड एज अ मैन नेम्ड नाबिन। तो नाबिन जो कि एक आदमी का नाम है, मैन का नेम है, उसके नाम से जुड़ जाती है अपना भेष धारण करके। क्योंकि बचपन से ही जो है ना इसको एक लड़कों की तरह रहने का शौक था, किसको? शांति को। तो बिल्कुल ना भेष वैसे ही बदल लेती है जो किसी को पता भी नहीं चलता है, और यहाँ पर ये शामिल हो जाती है सन्यासी ग्रुप के अंदर। समझ आया भाई? एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स अटैक द सन्यासीज। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स है ना भाई, वो अटैक कर देते हैं सन्यासियों पर, और बहुत सारे जो रेबल्स है, जो विद्रोही हैं, वो मारे जाते हैं। फाइनली जो महेंद्र आर्मी है ना वो डिफीट कर देती है, ब्रिटिश सोल्जर्स को हरा देती है,
ये सन्यासी कम थोड़ी, हर कोने कोने में फैले हुए थे। एंड महेंद्र रीराइट्स विद कल्याणी एंड सुकुमारी, और बाद में महेंद्र भाई शौक हो जाता है कि मेरी वाइफ और मेरी डॉटर जो है वो जिंदा है। ठीक है भाई, तो रीयूनाइट हो जाते हैं आपस में कल्याणी और सुकुमारी। और ये थे कहाँ पे आपको बता दूं, ये थे कहाँ पर, ये जो है भाई जो जीवान है ना, ये इसके बहन के घर पे थे, इनकी सिस्टर के घर पे जो यहाँ पर इनको छुपाया गया था, कल्याणी और सुकुमारी को। और लेटर द वायसरॉय वॉरेन हेस्टिंग्स सेंड्स अनदर आर्मी टू अटैक द रेबल्स। अब जो उस टाइम का जो वायसरॉय था भाई वॉरेन हेस्टिंग, ये दोबारा अनदर आर्मी भेजता है इन रेबल्स को अटैक करने के लिए। अब देखो दोबारा क्या होता है, जीवान ब्रेवली फाइट्स द ब्रिटिश ट्रूप्स इंस्पायरिंग अदर्स। अब जो जीवान है बहुत ब्रेव इंसान था, ये ब्रेव सन्यासी था, तो ये फाइट करता है भाई, ये फाइट करता है और ब्रिटिश ट्रूप्स के अगेंस्ट, और दूसरों को इंस्पायर भी करता है। विद द हेल्प ऑफ महात्मा सत्य एंड महेंद्र द रेबल्स डिफीट द ब्रिटिश अगेन। ठीक है भाई, महात्मा सत्य, महेंद्र और अदर सन्यासी जो उनकी हेल्प की मदद से जो है जो रेबल्स है फिर क्या कर देते हैं भाई, ब्रिटिशों को हरा देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो शांति है वो जीवान को इंजर्ड पाती है ऑन द बैटल फील्ड, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पर जो है जीवान की वाइफ जीवान को इंजर्ड पाती है। और जीवान को बाद में पता चल जाता है लास्ट में कि ये मेरी वाइफ ही है। ठीक है, ध्यान रखा, जो कि भेद बदल के आई हुई है। अ सेज रिवाइव्स हिम एंड विद अ मैजिकल हर्बल मेडिसिन। तो उस टाइम पर कोई जड़ी बूटी टाइप थी जिससे जो है जो इंजर्ड वो हो रखा था उससे जो है जीवान को यहाँ पर बचा लिया गया एंड रिवाइव करवा लिया गया। एंड शांति एंड जीवान डिसाइड टू लिव टुगेदर, फिर से जो है आपस में रहने लग गए, क्योंकि जीवान भाई सन्यासी बन गया था जिसमें गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, इसलिए वो शांति से अलग रहा करता था। लेकिन जब ये बाद में ये सब इंसिडेंट हुए तो बाद में शांति और जीवान जो है डिसाइड करते हैं साथ में रहेंगे भाई हम, लेकिन फॉलो करा इन्होंने बिल्कुल सिंपल लाइफ को। ठीक है भाई, एसेटिक लाइफ को। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कुछ भी कमी है भाई तो पीछे बैक करके देखो, आपको समझ नहीं आया तो वापिस वीडियो को पीछे करो, समझ आ जाएगा आपको। आनंद मठ अ क्रिटिकल कमेंट्री। अब यहाँ पर आनंद मठ की बारे में तो बात करेंगे लेकिन क्रिटिकल तौर पर बात हम करने वाले हैं। देखो, तो नोवेल शोज करेज, डिटर्मिनेशन एंड नेशनलिज्म ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। सही बात है भाई, डिफिकल्ट टाइम पे करेज, डिटर्मिनेशन, नेशनलिज्म बहुत जरूरी हो जाता है। एंड ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन पीपल सफर्ड फ्रॉम स्टारवेशन एंड डिसीज। सही बात है भाई, फेमाइन के टाइम पे लोग भूखमरी से एंड बीमारियों से जूझ रहे थे, ये दिखाती है हमें नोवेल। एंड द सन्यासीज फोर्ट अगेंस्ट बिस रूल एंड ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड। अपनी जो मदरलैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई यहाँ पर उन्होंने भाई लड़ाई लड़ी, किसके अगेंस्ट, मिस रूल के अगेंस्ट और ऑपरेशन के अगेंस्ट, जो कि कौन कर रहे थे, मुस्लिम रूलर्स कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। एंड मैनी पीपल लेफ्ट देयर पर्सनल इंटरेस्ट टू ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। ठीक है ना भाई, तो बहुत लोगों ने अपने इंटरेस्ट को साइड रख के क्या करा भाई, ज्वाइन करा। किस चीज को ज्वाइन करा भाई, इन ब्रिटिशों के अगेंस्ट यूनाइट होने हुए आपस में। ठीक है, ज्वाइन हुए आपस में, और किस क्या कहकर कि हम मदर इंडिया के क्या हैं, बच्चे हैं भाई, मदर इंडिया के क्या हैं, बच्चे हैं। देख रहे हो, पीक लेवल ऑफ नेशनलिज्म है, ये ध्यान रखना। एंड द नोवेल प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ बंगाल सोसाइटी इन 1770। ठीक है भाई, तो जो ये नोवेल है ना, एक हमें बंगाल की सोसाइटी जो कि 1770 में थी उस टाइम की पिक्चर हमें देती है, उस टाइम में सोसाइटी कैसी थी। एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, तो इट सपोर्ट्स नेशनलिस्ट स्पिरिट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो वही बात है, जब ये लिखी गई है ना ये आनंद मठ, तो उस टाइम पे ब्रिटिशों का राज चल रहा था भाई, तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम पे जो है नेशनल स्पिरिट को सपोर्ट करती है ये नोवेल। किसके अगेंस्ट में भाई, ये जो कॉलोनियल रूल चल रहा है, अंग्रेजों का रूल चल रहा है। समझ आया भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे देखो, अगला टॉपिक पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म, इन दोनों की हम बात करेंगे। स्कॉलर मीनाक्षी मुखर्जी calls आनंद मठ वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल नॉवेल्स। ठीक है भाई, अर्लीस्ट टाइम पे पॉलिटिकल नॉवेल्स जो लिखी गई थी ना, तो आनंद मठ उसमें से एक है। ऐसा कौन कहती है, स्कॉलर मीनाक्षी मुखर्जी कहती है, ये ध्यान रखना है। एंड द नोवेल फोकसेस ऑन नेशनलिज्म, जो नोवेल है ये फोकस करती है नेशनलिज्म पर। एंड द हिंदू सन्यासीज फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड मिस गवर्नमेंट। सही बात है, ये मैंने पीछे ही बताया आपको। एंड आपकी बुक में क्या कर रखा है ना, टॉपिक बांट रखे और हर चीज एक एक लाइन जो है बार बार रिपीट कई बार हो रही है, तो मैं सोचा नहीं कि मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ।
अब मैं आपकी बुक को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। एंड बंकिम ट्राई टू अवेकन नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस। तो बंकिम जो है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ट्राई करते हैं कि जो नेशनल कॉन्शियसनेस है ना इंडियंस के अंदर, वो बाहर निकाली जाए, ठीक है, जगाई जाए नेशनल के लिए कि भाई देश के बारे में सोचो। तो वो बंकिम चंद्र जी ट्राई करते हैं थ्रू हिज नोवेल। एंड ही प्रेजेंटेड द नेशन एज अ मदर। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या करा है भाई, यहाँ पर नेशन को एज अ मदर के तौर पर रिप्रेजेंट करा है, यानी मदर इंडिया के तौर पर, ताकि लोग इंस्पायर हो पाए। और जो आइडिया है ना बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुए हैं, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, इसी से इंस्पायर हुए हैं। द आइडिया लेटर्स इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट लाइक स्वदेशी मूवमेंट एंड द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म वाज सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन। जो ब्रिटिशों का डोमिनेशन था ना, उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा था भाई, मिलिटेंट नेशनलिज्म देखा गया, जहां पर जो कि ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में था, जहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे, लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है द सॉन्ग वंदे मातरम। क्या, वंदे मातरम। देखो वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन आनंद मठ, बता चुका हूँ। इट लेटर बिकम इंडिया नेशनल सॉन्ग, और बाद में जो है ये नेशनल सॉन्ग बन जाता है। एंड द सॉन्ग प्रेजेंट द नेशन एज मदर इंडिया, और जो ये सॉन्ग है प्रेजेंट करता है इंडिया को एज अ मदर इंडिया, भारत माता की जय, है ना, वही वाली बात है। एंड मदर इंडिया इज शोन एज पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड सेक्रेड लाइक गॉडेस दुर्गा। ठीक है ना भाई, जो मदर इंडिया है ना, बिल्कुल शो करा गया कैसे पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक सेक्रेड के तौर पर, मतलब एक पवित्रता के तौर पर दिखाया गया है, जैसे कि गॉडेस हमारी दुर्गा है। एंड द सॉन्ग इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म एंड नेशनल यूनिटी, जो ये सॉन्ग इंस्पायर करता है भाई नेशनल यूनिटी को और पैट्रियटिज्म को। और इट कनेक्ट्स, मतलब देशभक्ति होती है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है पैट्रियटिज्म का मतलब। एंड इट कनेक्ट्स नेशनलिज्म विद रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जो ये सॉन्ग है ना, ये कनेक्ट करता है नेशनलिज्म को रिलीजन के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ। एंड द इमेज ऑफ मदर इंडिया इन्फ्लुएंस्ड मैनी फ्रीडम फाइटर्स। जो ये इमेज है ना किसकी, मदर इंडिया की, जो कि आपने हर जगह देखी भी होगी, इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा, इस इमेज ने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा काफ़ी फ्रीडम फाइटर को। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उनके अंदर क्या आई, नेशनलिज्म की भावना आई। आगे चले, एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं भाई। देखो बंकिम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल नॉवेल्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट। ये आपको नाम याद रख लेना है भाई। जो बंकिम है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे किससे, एक हिस्टोरिकल नॉवेल्स थी किसकी भाई, वॉल्टर स्कॉट की, तो उससे इंस्पायर हुए थे ये। एंड आनंद मठ इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रेबेलियन, इस टाइम की बता चुका हूँ। एंड द नॉवल इज नॉट कंप्लीटली हिस्टोरिकल बट इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। हम ये नहीं कह सकते कि इंस्पायर्ड हुए थे हिस्टोरिकल नॉवेल से वॉल्टर स्कॉट की, बट जो नॉवल है ये पूरी तरीके से हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि रियल इवेंट्स पर बेस्ड है ये, है ना, हम पूरी फिक्शन नहीं कहेंगे इसको। एंड बंकिम यूज्ड हिस्ट्री टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज। तो बंकिम ने जो आनंद मठ लिखी है ना, उन्होंने यूज करा हिस्ट्री को क्या एक्सप्रेस करने के लिए, नेशनलिस्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए। एंड ही प्रेजेंटेड द नेशन एज मदर इंडिया टू यूनाइट पीपल। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि भाई नेशन को मदर इंडिया दिखाया ताकि लोग इकट्ठे हो सके, और दिस आइडिया हेल्प्ड क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी अमंग इंडियंस। तो ये जो आइडिया है ना ये वाला, इससे क्या हुआ, ये मदद हो गई कि जो इंडियंस हैं उनके बीच में क्या आ गया, एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, कि हम एक ही देश में रहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, ये डेवलप हुआ। समझ रहे हो भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ जेंडर। भाई जेंडर को लेकर क्या इश्यूज है, इशू तो बहुत है भाई, है ना, ये आपको पता है। तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी चली आ रही है और जो पहले चलती थी, और आज खैर बहुत चेंज है सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, वुमेन वर ऑफन सीन एज सेकेंडरी टू मैन। सही बात है, जो पुराने टाइम पे सोसाइटियाँ देखते हो तो वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था, क्या सेकेंडरी देखा जाता था वुमेन को, यानी जो मैन के बाद आती हैं, पहले मैन है देन वुमेन है। एंड वुमेन वर यूजुअली व्यूड एज मदर्स, वाइफ्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ मैन। ठीक है ना, अक्सर देखा जाता है कि जो वुमेन है ना भाई, ये मदर बनेंगी, सिस्टर है ना, और पत्नियां बनेंगी, और ये डिपेंडेंट रहेंगी मैन पर, यानी कि मैन के नीचे रहेंगी, ये माना जाता था।
सोसाइटियों के अंदर। आनंद मठ शोज द सफरिंग ऑफ वुमेन। आनंद मठ ये शो करता है कि वुमेन किस प्रकार से सफ़र कर रही है ड्यूरिंग फेमाइन एंड सोशल क्राइसिस। जब सोशल क्राइसिस आ रहे हैं, फेमाइन आ रहा है, तो उस टाइम पे वुमेन किस तरह सफ़र कर रही है। ठीक है, मैन तो कर रहा है लेकिन वुमेन भी कर रही है, लेकिन इसको कोई दिखाएगा थोड़ी, मैन का सफ़र सर कोई दिखाता है, ये ध्यान रखना। एंड बंकिम शोज दैट वुमेन ऑल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग। और तभी तो यहाँ पर मदर इंडिया दिखाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बंकिम बताते हैं कि भाई जो वुमेन होती है ना, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम एक देश को बनाने की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग की हम बात करते हैं, एंड ही प्रेजेंट्स द नेशन एज मदर इंडिया। ठीक है, टू गिव इम्पोर्टेंस द फेमिनाइन इमेज, ताकि जो फेमिनाइन इमेज है, जो वुमेन है, उसकी इमेज क्या हो, बिल्ड हो ना, स्ट्रॉन्ग बने। इसलिए जो यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए मदर इंडिया का है, क्योंकि वुमेन का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक नेशन बिल्डिंग के अंदर। अगर आप वुमेन को साइड कर दोगे तो कोई भी नेशन बन नहीं सकता है। एंड थ्रू दिस आइडिया ही ट्राई टू इंस्पायर पीपल टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द नेशन। तो इसी वजह से क्या है, इस आइडिया की वजह से इन्होंने ट्राई करा इंस्पायर करने के लिए लोगों को, ताकि वो सर्व करे और प्रोटेक्ट करे अपने नेशन को। समझ रहे हो भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल कैलेमिटी। किसकी बात करेंगे भाई, नेचुरल कैलेमिटी की बात करेंगे। देखो, नेचुरल डिजास्टर्स हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सही बात है, हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर लें पुराने टाइम की, तो नेचुरल डिजास्टर तो भाई हर बार आए हैं, तो पार्ट है भाई। हम ये नहीं कह सकते भाई ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नेचुरल डिजास्टर हमने देखे ही ना, ऐसे नहीं हो सकता। इन आनंद मठ द बंगाल फेमाइन जो है ऑफ 1770s फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। सही बात है, जो फेमाइन पढ़ता है, अगर हम कह भाई कि जो स्टोरी का बैकग्राउंड कहाँ से बनता है, फेमाइन से तो बनता है, तभी तो लोग सेपरेट हो रहे थे, हाँ, तभी तो वो टैक्स कलेक्टर से परेशान थे भाई, हमारे यहाँ पे फेमाइन पड़ रहा है, सूखा काल पड़ रखा है, और यहाँ पे देखो भाई इनको टैक्स चाहिए। तभी तो जाके सन्यासी जो रेबेलियन स्टार्ट होता है, बैकग्राउंड बनता है स्टोरी का। एंड द फेमाइन कोज्ड सेवियर स्टारवेशन डिसीज एंड सफरिंग अमंग पीपल। तो लोगों ने बहुत सफ़र करा, लोग भूख से तड़पे। एंड बिकॉज ऑफ फेमाइन महेंद्र एंड हिज वाइफ, उन्होंने अपना गाँव भी छोड़ दिया, है ना, लीव देयर विलेज। एंड द सफरिंग कोज्ड बाय द फेमाइन इंस्पायर्स पीपल टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। अब इसी वजह से क्या होता है ना, इसी सफरिंग की वजह से, इसी फेमाइन की वजह से जो फेमाइन साइड जो सफरिंग लोग कर रहे थे, इंस्पायर कर लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने के लिए। कौन सा ऑपरेशन भाई, जो लोगों पर हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था। एंड द सन्यासीज यूनाइट एंड फाइट द ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर। सही बात है, जो सन्यासीज हैं वो यूनाइट हुए, उन्होंने फाइट करा किसके लिए, किसके खिलाफ, ब्रिटिश कलेक्टर्स के खिलाफ। ठीक है ना भाई। एंड नेचुरल कैलेमिटीज ऑल्सो शो हाउ पीपल कम टुगेदर टू हेल्प सोसाइटी एंड द नेशन। और नेचुरल कैलेमिटी दिखाती है कि कैसे भाई लोग बुरे वक्त में साथ आते हैं और बुराई के खिलाफ लड़ते हैं, और सोसाइटी की हेल्प करते हैं और नेशन की हेल्प करते हैं। समझ आया भाई, ये ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, द जॉनर ऑफ टेक्स्ट एंड फीचर फिल्म, इसकी बात कर लेते हैं भाई। देखो, ये जो आनंद मठ है ना, जो कि 1882 में लिखी गई थी, एक सन्यासी रेबेलियन के बारे में है, और नोवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड मैनी टाइम्स। इस नोवेल को बहुत बार ट्रांसलेट करा गया है, स्पेशली बाय श्री औरबिंदो एंड लिपनर। तो इन्होंने बेसिकली क्या है, इसको ट्रांसलेट करा, ट्रांसलेट तो कई बार करी गई है, स्पेशली बाय दिस टू मैन। ठीक है, एंड द स्टोरी वॉज ऑल्सो मेड इनटू फिल्म्स। जो स्टोरी आनंद मठ, इनको फिल्म में भी दिखाया गया है, जैसे कि बंगाली फिल्म जो कि 1951 में आई थी, जिसको डायरेक्ट करा था सतीश दास गुप्ता ने। ठीक है भाई, तो बंगाली फिल्म थी। ऐसे एक हिंदी फिल्म जो कि आनंद मठ के नाम से ही थी, 1952 में आई थी, डायरेक्टेड बाय हेमन गुप्ता। ये ध्यान रखना, तो फिल्म में भी नोवेल को दिखाया गया है, स्टोरी को दिखाया गया है। समझ आ गया भाई। एंड द हिंदी फिल्म स्टार्टेड पृथ्वीराज कपूर, एंड यहाँ पर भरत भूषण एंड प्रदीप कुमार, अजीत एंड गीता बाली। तो यहाँ पर इन्होंने कास्ट करा इनको, मतलब। एंड हेमंत कुमार कंपोज्ड द म्यूजिक, एंड लता मंगेशकर वंदे मातरम बिकम अ वेरी पॉपुलर। जो लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में वंदे मातरम गाया, वो बहुत पॉपुलर बन गया। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना है। म्यूजिक कंपोज करा, इन्होंने गाया। एंड द नोवेल हेल्प्ड पीपल अंडरस्टैंड इंडियन नेशनलिज्म। इन नोवेल की मदद से ही जो लोग जो है ना, नेशनलिज्म को समझ पाते हैं अच्छे से। सही बात है, आपको समझ आएगा भाई नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म ऐसे थोड़ी ना लोगों के अंदर आ जाता है, जब आप पे कुछ बीतती है, आपको दिखता है कि यार हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, तो आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना जागती है। सही बात है, तो वही चीज़ है। तो बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी किंगडम। सही बात है, जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था
तो इंडिया भाई बहुत सारे किंगडम में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपनी जमीन से कनेक्टेड रहते थे, फील करते थे। लेकिन जब कोई बाहर से आता है, अपने को ही लूटता है, अपने पे अत्याचार करता है, तो लोग यूनाइट भी होते हैं। ये नोवेल हमें दिखाती है। एंड बंकिम यूज्ड द नोवेल टू अपोज कॉलोनियल आइडियाज एंड प्रमोट इंडियन नेशनलिज्म। सही बात है, जो बंकिम यूज करते हैं नोवेल की मदद से कि कैसे कॉलोनियल जो आइडियाज है उसको अपोज करना है एंड इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करना है। समझ आया भाई आपको? ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट है हमने कंप्लीट कर ली है और आपको समझ भी आई होगी, हमने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करा है। और अब एग्जाम में अगर आप इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप कर लोगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कभी रिपीट होते नहीं है, क्वेश्चन चेंज होकर आते हैं और आपको यूनिट पढ़ना बहुत जरूरी है, आपने पढ़ ली है। ठीक है भाई, तो कमेंट में थम्स अप का साइन दिखा देना और नेक्स्ट लिख देना यूनिट 3, तभी यूनिट 3 जो आपको देखने को मिलेगी चैनल पे। बाकी कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, जिसका नाम है यूज़र नेम देख सकते हो, एक लेवल स्टडी पॉइंट के नाम से है। बाकी वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यूनिट 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।